रेडिएशन के बारे में हमने ये बात डिस्कस की थी कि आइंस्टाइन के मुताबिक जो एनर्जी होती है उसको इनर्शिया होती है, और इसी वजह से जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो मूव करने की वजह से उसकी इनर्शिया बढ़ती है, और इसी को हम कहते हैं कि मास बढ़ता है। आज हम इसका एक और कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। consequences of special theory of relativity, special theory of relativity बेटा। इसके consequences आप पढ़ रहे थे, इसमें हमने एक पढ़ा था, दूसरा पढ़ते हैं बेटा। दूसरा consequence ये होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस है बेटा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कल हमने पॉइंट हमने पढ़ी थी बेटा कि एनर्जी हैज इनर्शिया। आप कह सकते हैं मास कैन बी कन्वर्टेड into energy and energy can be converted into mass। देखिए बेटा, कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी को इनर्शिया होती है। अब ये जो इनर्शिया होती है किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? मास। इसका मकसद है कि मास को एनर्जी की प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लाइट तो ड्यूल नेचर है। लाइट के ड्यूल नेचर होने का मतलब ये कि लाइट को पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और लाइट को वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जब लाइट को वेव वाली प्रॉपर्टीज भी हैं और पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, तो आप देखते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो लाइट वेव होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पार्टिकल। और एनिलेशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेव के अंदर। तो जब ये वेव की प्रॉपर्टीज पार्टिकल के पास आती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज वेव्स के अंदर आती है, मीन्स वो इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर एनर्जी को इनर्शिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को मास की प्रॉपर्टी है, तो आप ये भी कहेंगे कि फिर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि अगर एनर्जी को इनर्शिया है तो इनर्शिया इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, inertia is property of mass but associated with the energy। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि inertia 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 is property of mass which is associated with energy। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, बट पार्टिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द लाइट। ठीक है, लाइट एक वेव है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से हम ये नहीं कहते इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बट जब वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो वेव प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएटेड होती है।
बहुत बड़ी पॉइंट बोहर ने कही थी। बोहर ने जो सबसे बड़ी पॉइंट कही थी वो ये कही थी कि रेडियाई जो होते हैं ना वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ये समझे बंदा तो एक बहुत बड़ी पॉइंट थी जो बोहर ने कही थी, और ये बहुत ज्यादा डिस्कवरीज का ये पॉइंट सबब बनी। ठीक है, जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे बोहर की थ्योरी को। तो जिस तरह से बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा एटम के अंदर अराउंड न्यूक्लियस तो वो स्टेशनरी वेव्स बनाएगा। तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन वेव है, इसका मकसद है कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है। इसी तरह से अगर एनर्जी हैज इनर्शिया, इसका मतलब ये नहीं कि inertia is property of energy. Inertia is property of the mass and associated with the energy. और इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल है, आइंस्टाइन ने इसकी इक्वेशन भी दी। और इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि मास इज एनर्जी, के अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास एनर्जी की एक किस्म ही है। जब एनर्जी फ्रीज हो जाती है समझे वो मास बन जाती है। जैसे वाटर होता है ना, जब फ्रीज होता है तो आइस बन जाती है। इसी तरह से समझें कि जब एनर्जी फ्रीज होती है ना तो वो मास होती है। मीन्स जो फ्रीज किया हुआ मास है ना वो क्या होता है, एनर्जी है। मीन्स एनर्जी और मास एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, इसके बाद जो होता है बेटा तीसरा कॉन्सिक्वेंस होता है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस कौन सा होता है बेटा, टाइम डायलेशन बेटा, टाइम डायलेशन होता है। टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं पहले पॉइंट्स लिखता हूं फिर इसको डिस्कस करते हैं बेटा। टाइम ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मकसद है टाइम is not absolute quantity. In moving frame run slower। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है T is equal to T naught 1 minus V square upon C square। अब ये मेन पॉइंट्स मैंने लिखी है। अब ये टाइम चेंज क्यों होता है, इसके जो है वो रीजंस में नहीं जा रहे, साइमल्टेनिटी को डिस्कस नहीं कर रहे। जिस तरह से मास का हमने एक रीजन डिस्कस कर लिया कि मास इंक्रीज क्यों होता है, उसके पीछे वजह कौन सी है, एनर्जी एज इनर्शिया। जब कोई भी बॉडी फास्ट से फास्ट मूव करती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, मतलब उसकी इनर्शिया बढ़ती जाती है। अब ये टाइम के अंदर फर्क क्यों आता है, इसके पीछे रीजन में नहीं जाते, उसकी मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्यों होता है उसको डिस्कस नहीं करते, जो ये पॉइंट्स आपके बुक में दी हुई है इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात ये कि टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। इन द रिलेटिविटी ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन, गैलीलियो और न्यूटन की भी रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी सिर्फ आइंस्टाइन की नहीं है, न्यूटन और गैलीलियो की भी रिलेटिविटी थी। उनकी ये थ्योरी वहां से आ रही है। ये थ्योरी सिर्फ आइंस्टाइन के पास नहीं थी, ये थ्योरी बहुत अरसे से ये आ रही थी। तो आइन न्यूटन और गैलीलियो की रिलेटिविटी में टाइम एब्सोल्यूट चीज था, और ये माना जाता था कि टाइम की मेजरमेंट जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी उसमें टाइम जो होता है वो इस तरह से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल
मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सपोज करें ये वही ट्रेन वाला किस्सा है बेटा, ये एक ट्रेन है और इसके अंदर आप कह लें कि यहाँ पे एक वाल क्लॉक है बेटा, और इस वाल क्लॉक के अंदर इस तरह से ये पॉइंटर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक वाल क्लॉक जो होता है बेटा, यहाँ पे अर्थ पे है बेटा, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर जो है बेटा, ऑब्जर्वर ए बी अर्थ पे, ऑब्जर्वर अर्थ पे बेटा, एक क्लॉक जमीन पे, एक क्लॉक किसमें बेटा, ट्रेन पे। अब सपोज करें ये यहां से एक बाल थ्रो किया जाता है जो इस तरह से ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आता है, ठीक है। इसके मेयरमेंट दो वाल क्लॉक्स में की जा रही है। एक वाल क्लॉक यहाँ से ऊपर जाने और नीचे का टाइम जमीन पे मेयर कर रहा है। एक वाल क्लॉक कहाँ पे कर रहा है, ट्रेन में वाल क्लॉक पड़ा है, वो भी टाइम की मेयरमेंट कर रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर अर्थ पे। अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये क्लॉक रेस्ट में है और ये क्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज करें कि ये ट्रेन जा रही है, थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है और ट्रेन की स्पीड इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। थोड़े टाइम के बाद ये यहां से बाल ऊपर गया, ये बाल नीचे आया। इस ए ने इन दो क्लॉक्स की हेल्प से टाइम मेयर किया। तो जो टाइम ये क्लॉक मेयर करेगा, ठीक है, जो टाइम ये मेयर करेगा बेटा, ठीक है, ये जो क्लॉक होगा बेटा, ये इस तरह से इसका टाइम होगा और ये इसका टाइम होगा। दो टाइम होंगे, एक टाइम मेयर्ड बाय द क्लॉक और एक टाइम मेयर्ड बाय द क्लॉक, ठीक है। ये जो होता है बेटा, ये जो इसका ट्रेन का जो क्लॉक हो, अब दोनों में फर्क आएगा। सपोज करें कि ये क्लॉक जो होता है ये 2 सेकंड मेयर करता है। सपोज करें ये मेयर करता है क्लॉक के अंदर कि ये 2 सेकंड में काम हुआ, और ये क्या मेयर करेगा, ये मेयर करेगा, ये 2 सेकंड से कम मेयर करेगा या ज्यादा मेयर करेगा, 3 करेगा या 1 करेगा। मूविंग क्लॉक रन स्लोअर, ये ऑब्जर्वर है ना, इसके हिसाब से ये क्लॉक इसमें रेस्ट में, ये क्लॉक इसमें मोशन। तो इसके लिए जो टाइम होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेकंड हो। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम, टी नॉट। वो टाइम जो ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है बेटा, ट्रेन में, और जो क्लॉक ट्रेन में, उसका जो मेयरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, टी नॉट। और वो क्लॉक जो होता है जो जमीन पे, उसको हम क्या कहते हैं, टी। तो ये जो होता है बेटा, टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई मॉडरेट स्पीड है, अगर हमारे पास मॉडरेट स्पीड है बेटा, मॉडरेट स्पीड के लिए जो बेटा होता है अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 होता है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू टी नॉट। टाइम पे कोई भी फर्क नहीं आता मॉडरेट स्पीड से। और हायर स्पीड्स पे बेटा, एट हायर स्पीड्स बेटा, एट हायर स्पीड्स बेटा अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाता है बेटा लेस देन 1, देयरफॉर बेटा जो टी होता है वो ग्रेटर देन टी नॉट होता है। टाइम जो होता है बेटा ये इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, सपोज करें इसी प्रोसेस को रिवर्स करें, ये बॉल जमीन के ऊपर थ्रो करें, ठीक है। अगर जमीन के ऊपर थ्रो करेंगे तो, और ये ए अगर ट्रेन में चला जाए, ए ट्रेन में बैठा हुआ है
और ये जो बाल है ये जमीन पे थ्रो करते हैं, तो कौन सा क्लॉक स्लोअर होगा? जैसे ये होता है, ये कंडीशन आ जाए कि ये ट्रेन है, ये ए जो है ट्रेन में है और ये बाल जमीन के ऊपर थ्रो किया हुआ है, तो क्या होगा? ए का जो क्लॉक होगा वो उसके हिसाब से ये जो मूविंग क्लॉक अब जमीन वाला होगा, जमीन वाला स्लो होगा, और जो होता है ये वाला क्लॉक जो होगा ये क्या हो जाएगा? इस तरह से जो है वो इसका फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर जब हम ट्रेन में जाएंगे ना तो हमें जमीन वाला जो क्लॉक होगा वो मूव करते हुए महसूस हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि इस तरह से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। और एट स्पीड ऑफ लाइट बेटा, एट स्पीड ऑफ लाइट बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टाइम जो होता है वो इनफिनाइट हो जाता है, मींस टाइम रुक जाता है। तो जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जाती है तो उसके अंदर जो वाल क्लॉक होता है, टाइम जो होगा वो रुक जाएगा। तो इस तरह से आप कहेंगे, इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। इसके बाद आखिरी कॉन्सिक्वेंस है बेटा इसका, जिसको हम कहते हैं बेटा लेंथ कॉन्ट्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं बेटा लोरेंट्ज कॉन्ट्रिक्शन। लोरेंट्ज कॉन्ट्रिक्शन का मकसद है बेटा कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट decreases in the direction of motion बेटा। ठीक है, इस तरह से आप कह लें कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास इस तरह से मॉर्गन के अंदर इस तरह से बेटा एक रॉड पड़ी है, इसकी लेंथ एल है और ये ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी जमीन पे। अगर ये ट्रेन इस तरह से मूव करेगी ना बेटा, तो इस रॉड की लेंथ इसके लिए ए के लिए जो होगी उसको एल नॉट कहा जाता है। और जैसे ये ट्रेन ज्यादा मूव करेगी तो यहाँ से रॉड की लेंथ कम होना शुरू होगी, और ये बी महसूस करेगा कि इसकी रॉड की लेंथ कम हो रही है। ए को कुछ भी नहीं होगा, ए को लेंथ चेंज महसूस नहीं होगी। लेंथ चेंज किसको महसूस होगी? बी को। और ये बी महसूस करेगा कि इसकी लेंथ कम हो रही है, और ये जो लेंथ होगी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और लेंथ जो हमेशा डिक्रीज होती है बेटा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। अगर ये पेन है, ये इस तरह से मूव कर रही है तो लेंथ यहाँ से डिक्रीज होगी, यहाँ से नहीं होगी। अगर ये इस तरह मूव कर रही है तो लेंथ यहाँ से डिक्रीज होगी, यहाँ से डिक्रीज नहीं होगी। और एट मॉडरेट स्पीड्स, एट मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ सेम रहती है। एट हायर स्पीड्स लेंथ डिक्रीजेस पे, लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। एट स्पीड ऑफ लाइट बेटा, एट स्पीड ऑफ लाइट लेंथ बेटा जीरो बन जाती है। जब कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी तो लेंथ जो होगी वो क्या बन जाएगी बेटा? जीरो बन जाएगी। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो कल डिस्कस